हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है भारत फ्रांस अपने द्विपक्षीय संबंधों या अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी भारत फ्रांस संबंधों को और प्रगाढ़ करने का जो प्रयास हो रहा है उसको चर्चा करेंगे। किस संदर्भ में? भारत के प्रधानमंत्री 10 से लेकर 12 फरवरी तक अपने फ्रांस के दौरे पर थे। तो इस दौरान जो विभिन्न बातें हुई, जो वक्तव्य आए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर, कि कैसे उसे समाप्त कर दिया जाए, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पे बात की, लगभग 1.5 घंटे बात की, और ये कहीं ना कहीं एक अमेरिका और रूस वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं, किसको? रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा समाचार है कि एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत दूर, यानी करीब 50 करोड़ दूर स्थित आकाश गंगा के चारों तरफ जो है, या गैलेक्सी के चारों तरफ एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। ये खोज सितंबर में हुई थी, लेकिन अब रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसको भी समझेंगे। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला, भारत फ्रांस के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का प्रयास। ये देखिए, मार्गेस का सैनिटोरियम है, या वहां पे आप कह सकते हो स्मारक है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन सेनानियों को, वीर सेनानियों को, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। यहाँ लगभग 1654 सेनानी दफन किए गए हैं, या उनको क्रिमेट किया गया है दोनों विश्व युद्धों में, जिसमें से 954 सेनानी भारतीय, 958 सेनानी भारतीय हैं। तो ये बताता है कि इसमें से अधिकांश भारतीय हैं। और इस जो कार्यक्रम किया गया है, जो तस्वीर है, यह भारत के प्रधानमंत्री का जो है फ्रांस की जो यात्रा है, लगभग फ्रांस की जो उनकी यात्रा है, लगभग 2-3 दिन की यात्रा रही है, उस दौरान जो है उनके द्वारा जो है ये प्रोग्राम किया गया है। और ऐसे में विभिन्न तरह की वार्ता हुई है, विभिन्न तरह की चीजें हुई है, जिसके जरिए भारत और फ्रांस संबंधों को, जो होराइजन 2047 एक है दोनों देशों के संबंधों को करने का, उसके तहत आगे बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्या मामला है। तो देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा पर रहे। ठीक है, और यह देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की छठी फ्रांस यात्रा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने 11वें शासनकाल में, 11 वर्ष हो गया उनके शासनकाल में, जिसमें 6 बार उनकी फ्रांस की यात्रा हो चुकी है। और अभी जनवरी 2024 में, पिछले जनवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रों की जो यात्रा हुई हो, उसके जस्ट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी। इस यात्रा के पृष्ठभूमि पर आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ाया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की जो राष्ट्रीय यात्रा पर थे, राजकीय यात्रा पे, क्योंकि वहां पे फ्रांस एक AI एक्शन समिट कर रहा था, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस और भारत दोनों लोग ज्वाइंटली कर रहे थे। तो उस पर क्या मुद्दा था उसको तो पढ़ा दिए थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने स्टेट विजिट पे भी थे। स्टेट विजिट पे व्यक्ति नहीं जाता है, एक तरह से देखा जाए तो उसे एक माना जाता है कि पूरी राज्य की था। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो गेस्चर जारी किया, जो पोस्टर जारी किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वार्ता में ये जो मैं आगे नीचे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ये जो भारत सरकार का ऑफिशियल वक्तव्य है उसमें जारी किया गया है। और बहुत कॉन्क्रीट चीजें बहुत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो बताई जाएंगी वो जो समझने की कोशिश करें कि ये किस दौर में ये वार्ता हो रही, किस दौर में यात्रा हुई है, क्यों यात्रा हो रही है, और आगे इसका क्या भविष्य, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझा देते हैं। ठीक है, लिखने में नहीं मिलता है, लेकिन चीजों को समझने में आसानी होती है। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास बहुत अपना उसका लक्ष्य है, 2047 तक हमें विकसित देश बनना है। विकसित देश बनने के लिए हमें तेजी से विकास चाहिए, हमें बेहतर पूंजी, हमें अच्छी मतलब FDI चाहिए, साथ ही साथ तकनीक चाहिए, हमें एक बड़ा मार्केट भी चाहिए। और ये सारी चीजें
हमें जहां से भी अच्छे से मिल सके वहां हमें चाहिए। साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस का जो देश है, जैसे चीन है, वो हमारा एग्रेशन रखता है। साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उसके इंटरफेयर्स दिखाई देते रहते हैं। हिंद महासागर में भी चुनौतियां उपलब्ध है। तो एक तरफ हमारे पास अवसर भी है, दूसरी तरफ कई सारी हमारे पास चुनौतियां हैं। साथ ही साथ एक तरफ दुनिया एक नई करवट ले रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो दुनिया को एक नए एक कहते हैं लीपफ्रॉग भी नहीं कहते, पूरा एकदम शिफ्ट हो रही, एक तरह से बहुत तेजी से दुनिया शिफ्ट होगी। उसके बाद सब कुछ नया नहीं रहेगा, लेकिन काफी कुछ बदल चुका होगा। उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ अमेरिका है, उसके बिग टेक कंपनियां हैं जो 500 अरब डॉलर का एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट, यानी एक कह सकते हो कि ऐतिहासिक उतना बड़ा फंड कर रहे हैं इस टारगेट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। दूसरी तरफ चीन है जो पूरी सरकार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो कर रही है, और दोनों चाह रहे हैं कि अपना आर्टिफिशियल के क्षेत्र में एक्सक्लूसिवनेस लाया जाए और बादशाहत हासिल कर दिया जाए। बाकी दुनिया के देशों के लिए ये चुनौती का विषय है। तो ये परिस्थिति एक है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं ना कहीं अभी तक अमेरिका अब अपने हाथ को पीछे खींच रहा है, और ये बार बार आ रही है कि नाटो के देश अब अपनी सुरक्षा, यूरोप की सुरक्षा के लिए अमेरिका की जगह वो खुद पे सुरक्षा करें। तो उनके लिए सुरक्षा का है। यूक्रेन युद्ध के साथ साथ पूरे यूरोप में एक मंदी का स्थिति हो गई है। उनकी अर्थव्यवस्था उस तरह से नहीं कर रही है। चीन के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो ये सारी पहलू कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, फ्रांस के लिए भी और भारत के लिए भी। ऐसे में भारत, और जैसे कि मैंने बताया एआई के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोप मिलकर एक तीसरा वे निकाल सकते हैं जो ओपन सोर्स हो, रिलायबल हो, रेगुलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरे मानवता के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ये बात तो चलो हमने पढ़ा दी कल। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो इतनी वार्ता, जो गेस्चरिंग पोस्चरिंग की जा रही है, देखा जाए तो फ्रांस भारत को अपने अमेरिका के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, रूस के संदर्भ में एक हेज के रूप में या हेजिंग विकल्प के रूप में रख रहा है। भारत भी फ्रांस को, हालांकि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत पुराने हैं, और अगर देखा जाए कि दुनिया के और देशों के साथ संबंधों को देखा जाए तो रूस को छोड़ दिया जाए तो फ्रांस के संबंध ही ऐसे रहे हैं जो फ्रांस हमेशा जो है इजराइल और रूस के बाद फ्रांस ऐसा रहा है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, हर मुद्दे पर खड़ा रहा है। तो वो चीजें हैं। साथ ही साथ फ्रांस और भारत में बहुत कुछ कॉमन भी चीजें हैं। लोकतंत्र है, दोनों जो है रूल बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, दोनों लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। और ऐसे समय में जब फ्रांस दिख रहा है कि अमेरिका एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है नाटो में सिक्योरिटी को लेकर, और उसके अपने जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होते रहे हैं वहां से समस्या आ रही है, तो वो एक विकल्प के रूप में भारत को वो समझ रहा है। और भारत भी, उसको अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेनी है, चीन से तो वो ले नहीं सकता है, तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेनी है, अमेरिका से पूंजी लेनी है। लेकिन अगर उसके पास और भी विकल्प रहेगा तो वो अमेरिका से और अच्छी वार्ता कर सकता है। और अमेरिका अगर इधर उधर करता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो सारे विकल्प तैयार है, हमें तो तैयार होने की बात उसमें मिल ही रही है। ठीक है। और वैसे भी भारत के लिए फ्रांस जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा फ्रांस और यूरोप के लिए भारत का इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है वो एक चीज समझ लीजिए, इसके बाद भी आगे आने वाले समझ में आएगा कि दुनिया के 4 देश ऐसे माने जा रहे हैं जिनको माना जा रहा है कि आज कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चर्चा हो, इनमें चारों के आपस में हित कहीं ना कहीं ये जुड़े रहेंगे। एक है नो डाउट अमेरिका है, दूसरी शक्ति है चीन है, जो आर्थिक और सैन्य शक्ति मिला के दूसरी हो जाती है। वैसे तो सैन्य दृष्टि से तीसरी है, लेकिन आर्थिक और वो मिला के दूसरी हो जाती है। सैन्य दृष्टि से रूस तीसरा है, भारत आर्थिक दृष्टि से तीसरा है, लेकिन अगर दोनों मिला दिया जाए तो भारत तीसरा और रूस चौथे स्थान पे आ जाता है। और ओवरऑल मिला के ये 4 ही देश हैं जिनके आपस में संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और दुनिया के और भी जो देश, अगर उनको अमेरिका से उनके संबंध खराब हो रहे होंगे, चीन से संबंध खराब हो रहे होंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि भारत के साथ उनका अच्छा संबंध बन जाए, ताकि वो हेजिंग कर सके और डायरेक्ट जो उस चुनौती से जो है बच सके। यही पूरा भारत और फ्रांस के साथ
फ्रांस जो भारत के साथ इंपॉर्टेंस दे रहा है, महत्व दे रहा है, उसमें ये समझिएगा, चाहे सैन्य दृष्टि से, चाहे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, चाहे अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, वो चारों देश बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें से किसी एक दूसरे के साथ उससे सुरक्षा के लिए अगर किसी एक देश के साथ उसके संबंध खराब हो रहे होंगे तो वो चाहेगा कि इनके साथ हेजिंग करते रहे। तो जैसे में अब देख रहे हैं यूरोप का अमेरिका के साथ संबंध बहुत लग रहा उतना अच्छा नहीं होने वाला है, फ्रांस के चीन के साथ भी संबंधों में कड़वाहट है ही है, तो वो भारत को एक हेजिंग विकल्प के रूप में ले रहा है कि कम से कम उनके अपने काम करते रहें और तीसरा रास्ता निकल सके। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसी में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के असाधारण रूप से मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण पहलुओं और वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की। दोनों नेता मार्सले भी गए, मार्से बोलते हैं या मार्सले भी गए, ये भूमध्य सागर में स्थित जो है एक तट पे स्थित जो है फ्रांस का एक क्षेत्र है, और यहाँ पे संयुक्त रूप से भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ दोनों नेता थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का भी दौरा किया, जिसमें भारत भी एक उसका मेंबर देश है। तो ये कुछ परिचय के रूप में हुआ। साथ ही में देखा जाए तो क्षितिज 2047 रोड मैप के तहत द्विपक्षीय सहयोगों पर आगे बढ़ने की बात हुई है। भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध 1948 से हैं, जैसे भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से ही हमारे फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध है। भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो हम फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन में आ जाते हैं, रणनीतिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, यानी जिसका दायरा काफी विशाल हो जाता है। सिर्फ पॉलिटिकल या कूटनीतिक मुद्दे नहीं रहते हैं, उसमें सुरक्षा, उसमें रक्षा, उसमें पर्यावरण, उसमें लोगों से लोगों कांटेक्ट, यानी काफी बहुआयामी और गंभीर संबंध हो जाते हैं 1998 में। ठीक है, और वो जब 50 साल पूरे होते हैं तो रणनीतिक संबंधों के लिए हम बनाते हैं। हमारा रणनीतिक संबंध फ्रांस के साथ 1998 में होता है, और जब ये रणनीतिक संबंध का 25 वर्ष हो रहे होते हैं 2023 में, और उसी दौरान फ्रांस अपना एक समारोह भी कर रहा होता है, बेस्टले समारोह, तो भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं 2023 के जून में, और वहां पे एक बात होती है कि जब देखा जाए तो भारत फ्रांस संबंधों के 100 साल हो गए, 75 साल हो गए थे 2023 में, और भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे हुए थे। तो जब वहां पे मिले थे फ्रांस में, तो दोनों नेताओं ने यह तय किया था कि हमें एक होराइजन 2 2047 पे काम करना है, जिसमें जब भारत फ्रांस का संबंध यानी 2047 में भारत फ्रांस का द्विपक्षीय संबंध 100 साल का हो और हमारा रणनीतिक संबंध 50 साल का हो, तो हमें उस स्तर पर सोचना है। साथ ही साथ यह भारत के आजादी के 100वीं वर्षगांठ के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसी 2047 रोड मैप के जरिए इसको संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सारे पहल किए जा रहे हैं। देखा जाए इसमें ये कहा गया कि जब रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे, तो उन्होंने क्षितिज 2047 रोड मैप रेखांकित किया था। इनमें विभिन्न सारे आयामी रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक, अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, बहुत सारे पहलू इसमें शामिल है। और इसमें जो ये द्विपक्षीय सहयोग है, ये क्षितिज 47 में 3 स्तंभ हैं जिन पर आगे बढ़ने की बात इस वार्ता के दौरान भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में हुई थी। 3 स्तंभ क्या हैं? एक सुरक्षा है और संप्रभुता की बात है, दूसरा है धरती या पर्यावरण की या इन्वायरमेंट की या प्लेनेट की सुरक्षा की बात है, यानी जलवायु परिवर्तन अन्य मुद्दों से जुड़ा है, और तीसरा है पीपल टू पीपल या पीपल के बीच में, लोगों के बीच में सहयोग। इन्हीं तीनों मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात की गई है। साथ ही दोनों नेताओं ने कहा कि एक न्याय संगत, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों सहित उभरते क्षेत्र में विकास के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए, प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए अपना आह्वान करने के लिए, मल्टीलैटरलिज्म के लिए जो दुनिया सिकुड़ गई है दो खेमे में, उसमें एक तीसरा रास्ता निकालने की बात ये दोनों देश कर रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है भारत और फ्रांस के द्वारा। और इस दोनों नेताओं ने यह कहा कि मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में इसका जो है भव्य उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अब जो 3 स्तंभ में से पहला स्तंभ है उसमें सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी, उस पर देखते हैं। तो देखिए, सामरिक साझेदारी के लिए हिस्से के रूप में इसमें रक्षा सुरक्षा वाले पहलू होंगे। फ्रांस और भारत के बीच गहरे और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग है। राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में जो सहमत थे महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक रोड मैप,
उसके अनुसार हवाई और समुद्री संपत्तियों के सहयोग को जारी रखने का स्वागत किया है। भारत में स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण की पहल की भी इसमें बात की गई है। हालांकि 3 एडवांस स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात की गई थी, लेकिन उसको अभी कोई इसमें एमओयूज है, उस पर बात नहीं, मतलब ये नहीं हुआ कि साइन किया गया। लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो उस पर चर्चा होगी, राफेल एम की चर्चा होगी, लेकिन याद अभी अगर आप तस्वीर देखिएगा कि राष्ट्रपति जब उनको हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को छोड़ रहे थे, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी देश का होता है, भूटान के लोग करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह का गेस्चर दिखा वो है, क्योंकि दोनों लोग उस समय एयरपोर्ट पे ही थे। वहां से एक एयरपोर्ट पेरिस से गए थे, तो उनको भी पेरिस जाना था, प्राइम मिनिस्टर को जाना था। और मजेदार बात बताएं, पहली बार 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता संभवतः पहली बार हुई हो इसमें विमान में। तो दोनों देश जब पेरिस से मार्सेल जा रहे थे, तो दोनों लोगों ने उसी विमान में ही ये सारी वार्ता की है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर जब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, तो राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा ऐसे, यानी कि हम लोग अभी जो बाकी बातें हुई है वो फोन पे करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से अमेरिका जा रहे थे, तो वहां भी देख रहे हैं कि वहां पे क्या होता है। जो भी होगा उसके अनुसार फिर ये लोग अपना फैसला लेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। हालांकि ये तय है कि ये लोग प्रगाढ़ता बढ़ेगी। फ्रांस, इटली, जर्मनी हमारे लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। यूरोपीय यूनियन ही एक्चुअल एक तरह से भारत के लिए हेजिंग का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अपने जो है अमेरिका के साथ संबंधों को जो है प्रगाढ़ता नहीं देंगे, या रूस के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सबके संबंधों के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक साथ, हमारा यूरोप के साथ भी, और उसमें भी जो है अनेक देशों के साथ संबंध आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि यूरोप के पास अब समझ में आ गया है कि भारत उसके लिए एक सेफ विकल्प के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में बात की गई। साथ ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांसीसी सेना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो है हमारा लॉन्चर सिस्टम, उसको उस पर देखे, उसको खरीद सकती है। उसने इंटेंशन भी जाहिर किया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने ओसीसीआरपी द्वारा यूरो ड्रोन मेल कार्यक्रम है, मल्टी रोल लॉन्ग एंड्योरेंस वाला, उसके लिए भी कहा है कि भारत इसका पर्यवेक्षक शामिल करने का निर्णय का स्वागत किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए हमारी डीआरडीओ और वहां की डीजीए आपस में सहयोग करेंगे। वहां की सीएनईएस और हमारा इसरो जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करेगा। तो इन सारे पहलुओं पर अभी बात हुई है। क्या होगा वो तो खैर अधिकारी लेवल के बात उसमें सामने आ जाती है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में जो गाजा और इजराइल का संघर्ष चल रहा है और यूक्रेन युद्ध सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही एक और मुद्दे पर चर्चा की, वो है आईमेक। सितंबर 2023 में G20 के दौरान ही 9 सितंबर 2023 को आईमेक एक हुआ था, इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी देखिए उसको बोला जाता है भारत मध्यपूर्व यूरोप कॉरिडोर, जो यूएई से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए भारत, और भारत से यूएई होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए, इजराइल होते हुए भूमध्य सागर, फिर वहां से ईस्टर्न यूरोप से फिर ऊपर जाएगा। तो उस दौरान कहा कि इस पे भी सहमति व्यक्त की गई है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी सतत विकास और सतत ऊर्जा तक या स्वच्छ ऊर्जा तक बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही में ये कहा कि भूमध्य सागर में मार्सेल है, भूमध्य सागर तटीय है और वो उसके लिए रणनीतिक रूप से महत्व है। देखिए मार्से या मार्सेल बोला जाता है, ये भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ और ज्यादा, भारत के लिए तो चलो हमारा है, भारतीय लोग भी वहां काफी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से भी है, क्योंकि ये जो है वीर सावरकर से भी जुड़ा हुआ ये मामला यहाँ पे ये है। ठीक है, दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत सागर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, खासतौर से इंडियन ओरिजिन जो है ओशियन पर ये बात की कि इस पे इन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई कि सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की अपनी स्पष्ट निंदा की। और याद रखिएगा, आतंकवाद पे चाहे कोई भी देश ढुलमुल इधर उधर करे, फ्रांस हमेशा से भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दों पर समर्थन देता रहा है। और सिर्फ आतंकवादी, कई सारे मुद्दों पर भारत फ्रांस के जो सकारात्मक संबंध रहे हैं। साथ ही दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत फ्रांस रोड मैप लॉन्च किया, जो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुले, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर यह पहलू। तो ये पहला हुआ सुरक्षा और संप्रभुता जैसे वाले पहलू पर। दूसरा है ग्रह या जलवायु संरक्षण के लिए साझेदारी पर बात की गई है। देखिए इसमें यह माना गया है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वह स्वच्छ ऊर्जा के लिए या ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। और ऐसे में भारत फ्रांस जो नाभिकीय सहयोग है
उसे और ज्यादा बेहतर बनाने पर आगे बढ़ा जा रहा है। खासतौर से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तरफ ये स्वीकार किया जा रहा है और एसएमआर या स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर और एडवांस मॉडुलर रिएक्टर के दौरान भी दोनों पक्षों द्वारा सहयोग को आगे बढ़ाने और हमारे परमाणु पेशेवरों को वहां पे ट्रेंड करने के लिए सहयोग का भी समझौता हुआ है। क्योंकि फ्रांस देखा जाए तो वर्तमान में दुनिया में अपनी बिजली ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत जो है अपने यहाँ से वो क्या करता है, उपयोग करता है और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उसके पास काफी बढ़त है। और वो उसने कोशिश भी किया है कि वो भारत को एनएसजी में फ्रांस शामिल करवाना चाहता है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है। अब आप कहेंगे सर मुश्किल क्यों है? क्योंकि एनएसजी के जो भी सदस्य देश हैं उनमें सर्वसम्मति से किसी को शामिल किया जा सकता है और उसका एक सहयोगी देश, उसमें सदस्य देश चीन भी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सर्वसम्मति कैसे हो सकता है। बाकी चलिए, जहां तक हो सकता है वहां तक ये लोग बात करेंगे। आगे बढ़ाने पर इन एसएमआर और एडवांस मॉडुलर रिएक्टर पर ये बात इनकी सहमति पर बढ़ी है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय संकटों पर संयुक्त मुकाबला करने की बात की गई है और ये कह रहे हैं कि गर्मी उन्मूलन और पृथ्वी के संरक्षण के लिए कमजोर देशों की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की जो पेरिस एग्रीमेंट है व्यवस्था, उस पर यह सहमति और प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ये और भी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में ही पेरिस एग्रीमेंट से वापस हटने का अपना फैसला किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये देशों का, साथ ही साथ भारत फ्रांस हिंद महासागर के त्रिकोणीय विकास, यानी भारत फ्रांस हिंद महासागर में किसी और देश के साथ उसके सहयोग दोनों मिलकर उसके विकास पर करेंगे। साथ ही साथ तीसरे देश जलवायु और स्ट्रेटेजी केंद्रित परियोजनाओं पर भी किसी तीसरे देश में मदद कर सकते हैं। यानी हिंद महासागर में जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, गरीब हैं, अल्पविकसित देश हैं, उनमें भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से तीसरे देश में भी विकास को और इस तरह की योजनाओं को महत्वपूर्ण दे सकते हैं। साथ ही साथ लोगों के बीच में साझेदारी यानी पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए भी इसमें पहल की गई है, जिसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत और फ्रांस के बीच 1966 में हुआ था प्रथम सांस्कृतिक समझौता हुआ था। इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दोनों पक्ष जो है नवाचार वर्ष 2026 के संदर्भ में अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान और कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ 2025 में मार्सेल या मार्सेले लिखा है लेकिन उसको बोलते हैं मार्से, अंग्रेजी फ्रांस में मार्से में भूमध्य सागरीय मुद्दों पर केंद्रित रायसीना वार्ता भारत केंद्रित जो है एक डायलॉग थिंक टैंक होता है, जिसमें निजी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा के जुड़े विभिन्न, पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ उसमें वार्ता करते हैं। विशेषज्ञ जैसे वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है या और भी सांग्री-ला इस तरह का डायलॉग होता है। रायसीना वार्ता भी इसी तरह से होता है। हमारा विदेश मंत्रालय उसमें भूमिका निभाता है, विदेश मंत्रालय के तहत नहीं होता लेकिन विदेश मंत्रालय की उसमें भूमिका रहती है। इसका एक जो है भूमध्य सागरीय मुद्दों पर केंद्रित मार्सेले में 2025 में ही आयोजित की जाने की बात है, जो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें कहा गया है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने सितंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कक्षा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जो भी भारतीय लोग फ्रांस में पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको फ्रांस में जो है उसकी फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में जो विदेशी भाषा का फ्रेंच और कार्यप्रणाली और साथ ही साथ जो शैक्षणिक सामग्री है उसकी शुरुआती पढ़ाई कराई जाती है, ताकि उनके लिए वहां पे पढ़ना आसान हो जाए। और इसके तहत जो एक योजना है कि 2030 तक फ्रांस में कम से कम 30,000 भारतीय छात्र रहे, उस पर भी ये आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। तो ये फ्रांस की आधिकारिक रूप से जो 3 क्षेत्रों पर विभिन्न बातें हुई है। और बाकी आप समझिए कि मैंने पूरा बता ही दिया था कि क्यों भारत और फ्रांस एक दूसरे को एक हेज के रूप में, एक कह सकते हो ना कि अपनी सुरक्षा विकल्प के रूप में या विकास के विकल्प के रूप में एक दूसरे को संजोने की या एक दूसरे को महत्व देते रहे हैं। वैसे भी भारत और फ्रांस हमेशा एक दूसरे के मददगार ही रहे हैं, जो से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमेशा एक दूसरे के मददगार ही रहते हैं। इसी दौरान जो मैंने देखा कि मर्गेश युद्ध स्मारक भी क्योंकि ये शहीद स्थल पे भारतीय और सैनिकों को श्रद्धांजलि संयुक्त रूप से दिया गया था, तो ये मार्सेल में जो है मर्गेश युद्ध स्मारक ही है। इसमें भारतीय सैनिकों को संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी गई। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान शहीद हुए 1487 सैनिकों, इसमें पूरे दुनिया के थे, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच 267 सैनिकों, ओवरऑल करेंगे तो 1654 सैनिक आ रहा है, जिसमें से अधिकांश 998 ब्रिटिशों के लिए लड़ने वाले भारतीय थे। ऐसे भारतीय जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे। और
उसी भारतीयों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जुलाई 1925 में ब्रिटिश फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने मर्गेस भारतीय स्मारक का अनावरण किया था। और देखा जाए तो दोनों विश्व युद्धों के दौरान करीब 40 लाख से अधिक भारतीय ब्रिटिश सेना के साथ लड़े थे, जिसे न केवल न दुनिया मानती है न भारतीय लोग मानते हैं कि इनके महत्व, इसने भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लड़े थे, इतना इसमें जान गई थी नहीं गई थी ये नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पे जो मार्गेस है वहां पे 998 जो है भारतीयों की जान गई थी ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए दोनों विश्व युद्धों में। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है वो एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। और जो वैश्विक स्तर पे हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़े या अन्य पहलू पढ़े तो एक देखते हैं ना कि एक चल रहा क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव है रूस और यूक्रेन का। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो पहला प्रमुख जो है यूरोपीय तनाव है, उसमें एक शिफ्ट दिखने वाली है और एक परिवर्तन दिखने वाला है। क्यों दिखने वाला है? देखिए, एक तरफ रूस है जो युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालांकि अभी मिले नहीं हैं, फोन पे बात किए हैं 1.5 घंटे तक, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूक्रेन जो जो माना जाता था कि रूस के साथ यूक्रेन अब 6 महीने में ही वो समाप्त हो जाएगा, अगर वो 3 साल से ज्यादा 1000 दिन से ज्यादा समय से वो अगर लड़ाई कर रहा है, अब 3 साल 22 फरवरी को हो जाएगा, सॉरी 3 साल यानी लगभग जो है युद्ध करते हुए हो गया, 22 फरवरी 2022 को हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे अमेरिका और नाटो, और उसमें खासतौर से अमेरिका का पैसा, साजो सामान, सब कुछ था। ऑब्वियस है यूक्रेनी लोगों का अपना आत्मबल भी था, लेकिन बगैर साजो सामान और पैसे के ये युद्ध 2-3 महीने में ही समाप्त कर देता रूस, जो अब तक लगभग 3 साल हो गया। तो ऐसे में अमेरिका अब गेस्चर दिखा रहा है कि वो रूस के साथ इस युद्ध को समाप्त करेगा, और जो लाखों लोगों की जान जा रही है, स्टेटमेंट यही है, जो लाखों लोगों की जान है उसको बचाया जाए। और यह कॉमन सेंस को प्रिवेल करना है, किसी सिद्धांत की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस ये कहता है कि ये युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि ये सपना देख, अगर यूक्रेन के लिए ये सोचना कि वो जो रूस उससे जीत चुका है उसे वो छोड़ देगा, ये एक कल्पना ही है, इसे वास्तविकता नहीं समझा सकता। सामान्य उद्देश्य ये कहता है, और वो युद्ध में रूस को हरा देगा, ये भी संभव नहीं है। तो ये कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हुए ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के संबंधों को आगे बढ़ाने पर पहल हुई है। इसको भी समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं चर्चा के दौरान चर्चा में क्यों है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक लंबी और अत्यधिक उत्पादक फोन कॉल की है, जो यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित वार्ता की शुरुआत संकेत है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ ये पहली पुष्ट बातचीत है, यानी जिस पर दोनों पक्षों ने घोषित किया कि हाँ हमने बात की है। अमेरिका व्हाइट हाउस ने भी किया, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने, और रूस के जो राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बताया कि हाँ 90 मिनट तक बातें हुई है। इधर से पुतिन ने न्योता दिया है ट्रंप को, ट्रंप ने न्योता दिया है पुतिन को, दोनों लोग एक दूसरे से न्योता भी दे रहे हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक प्रयास है दोनों देशों के संबंधों को बहाल करने की और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के दिशा में। ठीक है, देखिए, ट्रंप ने इस फोन कॉल को अमेरिका और रूस के बीच भविष्य के सहयोग के लिए आधार तैयार करने वाला बताया, और चर्चा में ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अमेरिकी डॉलर से लेकर मध्य पूर्व से भू राजनीतिक तक कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देना जरूरी है। मैं पिछली बार भी बताया हूं, अभी भी जान लीजिए कि दुनिया के 4 देश और उन देशों के आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है, जरा इसको देख लेते हैं। अमेरिका, रूस, भारत, ये चारों देश और इनके आपस में संबंध। पहले संबंध देख ले। अमेरिका रूस का संबंध अभी तक क्या रहा है? टकराव वाला रहा है। ये भी इधर, ये भी इधर, टकराव करते थे, आपस में टकराते थे संबंध। अमेरिका भारत का संबंध माना जाता है कि जो है एक दूसरे के तरफ सहयोग का रहा है, आपस में जुड़ाव ले जाता था। ठीक है, भारत चीन का संबंध टकराव वाला रहा है, एक दूसरे से टकराता रहा है। ठीक है, शायद मैं चित्र गलत बना रहा हूं, ओके कोई बात नहीं, सही कर देता हूं। ये इधर इसको
ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। इन दोनों के संबंध जो है निकटता वाले रहे हैं, इनके संबंध अलग अलग रहे हैं। इनके संबंध बराबर कह सकते हो या आप उसको कह सकते हो कि ठीक है नॉर्मल रहे हैं, कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लगता तो अच्छे संबंध है लेकिन बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इनके संबंध एक दूसरे से टकराव वाले रहे हैं और भारत और रूस के संबंध एक दूसरे से निकटता वाले रहे हैं। सॉरी, निकटता वाले रहे हैं, मतलब गलत बना देता हूं। ये इधर टकराव वाले रहे हैं और ये इधर निकटता वाले रहे हैं। यानी देखा जाए तो भारत ही ऐसा है जिसमें बाकी दो देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। बाकी अमेरिका का देखा जाए तो रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, चीन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं, भारत के साथ अच्छे हैं। यानी जो बाकी के 3 देशों में है उसमें भारत ही है जिसका 2 देशों के साथ अच्छे संबंध है, एक देश के साथ खराब संबंध है। अमेरिका का 2 देशों के साथ खराब संबंध है, भारत के साथ अच्छा संबंध है। रूस का 2 देशों के साथ, एक देश के साथ अच्छा संबंध है, एक देश के साथ खराब संबंध है और एक देश के साथ लगभग ऐसा संबंध है। और चीन का 2 देशों के साथ खराब है और एक देशों के साथ ऐसा संबंध है। और ये जो संबंध है ना, ये किसी विशेषज्ञ ने बताया है, आईआईटी के प्रोफेसर है, मेजर जनरल राजीव नारायण जी का है ये बताया हुआ समझाने के लिए। तो उसमें अगर इनको आपस के संबंध, अब अगर ये इनसे दिखता है, अगर ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनके 2 शत्रु हैं, दो देशों के साथ उनको संबंधों को ठीक करना है, मतलब 2 शत्रु हैं, एक चीन, नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पे ईरान है। अब इन दोनों देशों के साथ अगर आपको करना है, अगर इनके साथ आपको संबंधों को ठीक करना है तो बाकी इनके साथ तो आपको अपने संबंधों को बढ़िया बनाना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 4 में से इस 4 में से आप 2 से लड़ो या 3 से लड़ो। हालांकि लड़ाई इन चारों में भी, मैं बार बार बताता हूं कि इन चारों में से कोई भी तीनों मिलके किसी एक के साथ जीतने की कोशिश करेंगे तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये इतनी ताकत ये चारों रखते हैं कम ज्यादा कि वो तीनों मिलके भी किसी एक को परास्त नहीं करेंगे, क्योंकि परास्त करने वाला देश फिर क्या करेगा, अपने आप को, फिर जब वो लगेगा कि हम समाप्त ही हो रहे हैं तो वो दुनिया का विनाश ही होगा, उसके नीचे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इनके बीच में आपस में युद्ध होना तो मुश्किल है। हाँ, अन्य तरह की समस्या, कूटनीतिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, ऊर्जा युद्ध, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन अगर आपको एक देश के, अगर अमेरिका को चीन के साथ संबंध बेहतर करना है तो भारत के साथ भी संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा और रूस के साथ एटलीस्ट संबंध को जो खराब हो गया है उसको कम से कम बढ़िया न कर सके तो ऐसा वाला तो कर ही दे कि बहुत खराब संबंध न रहे। यानी ये वाला जो है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, ये वाली स्थिति को कम से कम इस तरह का कर दे ताकि इसके साथ वो अपने संबंधों को बेहतर बना सके, अमेरिका के हित में है। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से कब बात करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री अपने यात्रा के लिए, उनके कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल की पहली यात्रा के लिए और किसी प्रमुख देश के लिए यात्रा के लिए वो अमेरिका जाते हैं। निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंधों में रूस और भारत का संबंध एक कटुता उत्पन्न कर रहा था जो संबंधों को कमजोर कर रहा था। लेकिन अगर रूस और अमेरिका के ही संबंध आपस में अच्छे हो गए तो भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हो सकते हैं और फिर अमेरिका इस चीज पर ध्यान दे सकता है। तो ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जा रहे हैं, उस दौरान भारत के अमेरिकी के राष्ट्रपति जो है रूस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा कर रहे हैं। जबकि पहले तो कहते रहे थे कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने चुनाव के बाद जब वो पद ग्रहण किए उसके बाद वो रूस को लेकर थोड़ा सा आलोचनात्मक रुख ले रहे हैं। लेकिन एकाएक चेंज आया है तो पीछे कुछ वजह होगी, संभवतः ये बुद्धिमानी है। लोग भी कहते थे कि ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ सबसे लड़ेंगे, तो एक साथ सबसे नहीं लड़ेंगे। इसमें कोशिश ही होती है कि आप बाकी के 4 जो 3 लोग हैं उनमें से कम एक के साथ बहुत अच्छे संबंध, एक के साथ संबंध ना अच्छे ना बुरे से चल जाएगा, तभी आप किसी तीसरे को अन्य मुद्दों पर आप दबाव। लड़ाई का तो कोई संभावना ही नहीं, अगर लड़ाई होगी तो दुनिया खत्म, पहली जान लीजिए। लड़ाई वाली स्थिति तक स्थिति नहीं पहुंचेगी और अगर पहुंचेगी तो दुनिया का विनाश ही मान लीजिए, चाहे इसमें से किसी के साथ लड़ाई हो। वो मैं हमेशा कहता रहता हूं, भारत से हो, चीन से हो, भारत चीन का हो, भारत रूस का हो, भारत अमेरिका का हो, किसी का हो, या रूस चीन का, रूस और अमेरिका का हो, या चीन और अमेरिका का हो, वो एक दुनिया का विनाश ही लाएगा। वो किसी दुनिया में उस युद्ध के बाद शायद ही कोई जीते, क्योंकि युद्ध का एक लक्ष्य होता है जीतना, कुछ हासिल करना है। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या हासिल करोगे, ठीक है।
तो इन सारे पहलू पर वही मैं बताया कि अब अमेरिका क्यों कर रहा है कि रूस के साथ अपने जो खराब संबंध है उसको एटलीस्ट नॉर्मल सी की तरफ ले जा रहा है। भारत के साथ संबंधों को वो मजबूत बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो अपना ध्यान चीन पे दे सके और साथ ही साथ वह ईरान पर भी अपना ध्यान दे सके, क्योंकि वहां पे भी यही भारत और चीन वहां पे भी भारत, चीन और रूस भी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका, अगर वो ईरान के साथ खड़े मिल जाएंगे तो भी समस्या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में ये देख रहे हैं। और देखिए इसके जरिए यूक्रेन वार्ता के लिए एक मंच तैयार करने की पहल शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने ये फोन पे वार्ता की है, दूसरी तरफ नाटो की मीटिंग हो रही है जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री या रक्षा सचिव जिसे बोलते हैं वो भी जो है शामिल हुए हैं और उन्होंने कुछ बात कही है, उसको भी हम समझेंगे। पहले देखते हैं कि कैसे ये वार्ता के लिए मंच तैयार करने की पहल हो रही है। तो देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को हल करने की मध्यस्थ की भूमिका निभाने की इच्छा को यह रेखांकित करता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा हम सभी ने अपने अपने देशों की ताकत और एक साथ काम करने के हमें मिलने वाले महान लाभ के बारे में बात की है। निश्चित रूप से दोनों देशों के वही कि हमें अपने ताकत को मिलके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दोनों नेताओं ने संघर्ष को रोकने के महत्व को और इससे होने वाली मानवीय क्षति पर सहमत हुए हैं। इसका लक्ष्य रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में होने वाली लाखों मौतों को समाप्त करना है। ये बात ट्रंप ने अपने उस स्टेटमेंट में कही है। इस प्रयास में अमेरिका ने एक वार्ता टीम भी गठित कर दी है और ट्रंप ने कहा है कि एक वार्ता टीम होगी जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नेतृत्व होगा। CIA के निदेशक इसमें होंगे, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे माइकल वाट्स होंगे और मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ होंगे। अब देखिए इसमें जो रूबियो हैं ये चीन के, इनको चाइना हॉक बोला जाता है। जो NSA हैं वो भी चाइना हॉक बोला जाता है, भारत के सहयोगी। ये दोनों भारत के सहयोगी और चाइना हॉक हैं और उसी तरह से CIA निदेशक का भी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये वो ग्रुप बना रहा है जो मैंने तस्वीर में दिखाई, उसी तरफ कहानी आगे बढ़ रही है। और इस अमेरिकी टीम का उद्देश्य क्या होगा? रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाना है और उस संघर्ष को समाप्त करना है जो उस क्षेत्र को स्थिर कर रखा है और वैश्विक बाजारों और सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। रूस की क्या प्रतिक्रिया रही है? रूसी सरकार ने कहा कि हाँ काल हुआ है। रूसी प्रवक्ता ने कहा कि 90 मिनट काल हुआ। दोनों नेताओं ने मजबूत सहयोग की बात की और राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को रूस आने का न्योता दिया है और दोनों शक्तियों के बीच आगे के कूटनीतिक रुड़ाव को खुलेपन का संकेत है। साथ ही पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थित शांति प्रस्ताव को मेज पर लाने के लिए कहा है और ये भी सहमत है कि दोनों देश साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है दोनों देशों को लेकर। अब ये ट्रंप पुतिन के संबंधों में बदलाव का है। देखिए ट्रंप हमेशा से पुतिन को कहते हैं कि पुतिन का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए ट्रंप मोदी का भी सम्मान करते हैं, ट्रंप पुतिन का भी करते हैं, ट्रंप शिंजो आबे का भी सम्मान करते थे, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी करते हैं, क्योंकि ट्रंप एक नेशनलिस्ट है और उनको पता है कि ये सारे लोग अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसको दूसरी तरह से कि ऑर्थोडॉक्स है, अथॉरिटेरियन है, वो वेस्ट लिबरल फिलॉसफी वाले कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ट्रंप जो है पुतिन को जो है उनका कहते हैं ना कि शक्ति का रिस्पॉन्स करती सम्मान करती है, तो वही वाला सम्मान ये करते रहे हैं। और पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप कहते रहे हैं कि पुतिन के साथ उनकी कथित नरमी से उनकी आलोचना भी होती थी। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कहते थे कि हम राष्ट्रपति रहते तो ये युद्ध ही नहीं शुरू होता और आज जो युद्ध जिस स्थिति में है वो अगर समझौता हो गया होता तो आज से बहुत अच्छी स्थिति होती। आज की स्थिति समझौता ही होना है। और देखिए पहले बदलाव कैसा कि सत्ता के बाद पुनः जो आलोचना करने लगे थे, अब पुनः इसमें बदलाव दिख रहा है। अब रूस यूक्रेन में आगे की राह क्या होगी? देखिए दोनों नेताओं के फोन कॉल हो गए, कूटनीतिक है, लेकिन चुनौती ये है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के, वो ऐसी किसी भी वार्ता के लिए सहमत नहीं होना चाहते हैं या जिसमें संधि वार्ता के लिए जिसमें यूक्रेन अपना हिस्सा खो दे और अपनी संप्रभुता को कर ले। लेकिन व्यवहारिकता यही है कि यूक्रेन को अब ये करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने फिर कहा था कि हम वो तैयार हो जाएंगे लेकिन यूक्रेन को हमें नाटो में रख लो, यानी कुल मिला के वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहना चाह रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों का खासतौर से अमेरिका का उनको अच्छा खासा सहयोग, सैन्य मदद और आर्थिक मदद मिलती रही है। लेकिन अब अगर ट्रंप अपने हाथ खींच लेते हैं और वो कह देते हैं कि भैया आपको समझौता करना है,
तो जेलेंस्की के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ना यूरोपीय लोग वहां पे जाके लड़ाई लड़ेंगे, न अगर अमेरिका हट जाता है तो कोई भी यूरोपीय देश रूस के साथ लड़ने का साहस नहीं दिखाएगा और कोई भी नहीं दिखाएगा। और ये बात अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए रूस यूक्रेन युद्ध शुरू क्यों हुआ था, शुरू इसलिए हुआ था कि यूक्रेन कहीं ना कहीं वो नाटो की तरफ जा रहा था और रूस कह रहा था कि इसका विरोध, वो रूस उसका विरोध करता रहा। और वो जो बाल्टिक सागर तक उसकी पहुंच को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पहले अच्छा संबंध था तो था, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो रूस के लिए वो भी महत्वपूर्ण था। और ये भी महत्वपूर्ण था कि यूक्रेन नाटो के पक्ष में, नाटो के उसमें न जाए, इसी को लेकर युद्ध हुआ था। और आज देखिए रूस का यूक्रेन का कम से कम 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है, और जिसे रूस नहीं छोड़ेगा, ये बात तो एक तय मान लीजिए कि किसी भी समझौते में रूस उसे छोड़ने नहीं जा रहा है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि वहां पे जो यूक्रेन के आर्थिक संसाधन है उसकी देखा जाए तो वहां पे मिनरल्स बहुत हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स भी बहुत हैं। तो जो रूस के पास है वो 20% उनके रूस के पास भूमि आ गई है, और रेयर अर्थ मेटल जो है रेयर अर्थ मेटल का 50% उस भूमि में है। अन्य संसाधनों का लगभग 1/3 है, और बाकी जो भूमि बचा है उसमें रेयर अर्थ का 50% है, यूरेनियम आदि चीजें हैं, और भी जो है टंगस्टन आदि चीजें हैं वहां पे, टाइटेनियम आदि भी चीजें हैं। तो ऐसे में अब ट्रंप और रूस यानी दोनों के लिए ये अच्छा है कि वो समझौता कर ले। रूस जहां पे है वो अपनी जमीन पा जाएगा, अपने खनिज पा जाएगा, उधर ट्रंप अपने संसाधन पा जाएंगे, और वहां से वो अमेरिका पे जो रेयर अर्थ मेटल की है वो पा जाएंगे। और यूक्रेन क्या पाएगा? यूक्रेन कुछ नहीं पाएगा। यही बात ट्रंप कह रहे थे कि यूक्रेन से अगर हम रहते और हम अगर समझौता करा देते तो आज जो नुकसान हुआ है यूक्रेन का, उससे बहुत कम कीमत पे यूक्रेन उससे ज्यादा, संभवतः जो वो सीमा ले रहा था रूस वो नहीं लेता, बात बन जाती। लेकिन वही है कि आदमी को जब पीछे आप किसी दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करने का साधन बनेंगे, तब वही स्थिति होती है जो यूक्रेन की होगी। और यह दुनिया के अन्य छोटे छोटे देशों के लिए सीख है कि आप किसी दूसरे के उद्देश्य पूर्ति का साधन नहीं हो। व्यवहारिकता एक अच्छी चीज है। अगर एक हाथी से और एक मेमने से लड़ाई होगी, एक आप मेमने से या छोटे से जानवर की लड़ाई होगी, तो आप ही जीतोगे। हाथी पागल होकर आपकी तरफ दौड़े तो आप भाग लो। आपकी बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हाथी ऐसा क्यों कर रहा, वो हाथी है, वो कॉमन सेंस है, उससे बचने की कोशिश करो। यही इस कहानी से सीख निकलने वाला है, ठीक है। और ये बातें इसमें भी आप समझ लीजिए कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं, अमेरिकी, मैंने कहा ना कि अमेरिकी रक्षा मंत्री नाटो में गए हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यही वो मांग थी जिसको लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। नाटो सदस्यता के लिए देखिए यूक्रेन की आकांक्षा को अवास्तविक, अनरियलिस्टिक करार दे दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट्स हेक्सेक कहते हैं कि यूक्रेन को रूस से अपने क्षेत्र को वापस जीतने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। एक तो नाटो की सदस्यता अनरियलिस्टिक है, और उसके जो क्षेत्र गए हैं उसको वापस जीतने की भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और रूस यूक्रेन को लेकर जो ट्रंप प्रशासन का समर्थन करते हुए वो कह रहे हैं यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय सैनिकों द्वारा समर्थित बातचीत के जरिए शांति समझौते की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बीच में एक बार जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि ठीक है नाटो सहयोग कर, नाटो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले तो मैं उस जो क्या कहते हैं भूमि है उसको छोड़ने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए तैयार हो सकता हूं। इसने कहा ऐसी बात नहीं हो सकती है, वहां पे यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नाटो देश नहीं ले सकता है, वो गैर यूरोप के लोग होंगे या गैर यूरोपीय बाहरी देश की ही सुरक्षा में वो रह सकता है, तभी रूस तैयार होगा। अगर कहो कि नाटो देश हो तो वो संभव नहीं है। और साथ ही साथ कहा यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में किसी भी सैन्य मिशन में नाटो को कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि अगर नाटो वहां पे जाता है तो एक तरह से फिर से रूस के साथ संघर्ष की ही स्थिति होगी। और ये क्लियर कट अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहां पे कहा है? नाटो देशों को कहा है, जहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहे हैं। और देखिए यूक्रेन की नाटो सदस्यता का मुद्दा शुरू से वो युद्ध का ही यही प्रमुख रहा है। यह युद्ध की शुरुआत ही इसी चीज से हुई थी कि यूक्रेन जो है वह पश्चिमी शक्तियों या नाटी संधि के साथ जाना चाहता था, और अनुच्छेद 5 के तहत वह यानी जो सामूहिक सुरक्षा के तहत वो शामिल होना चाहता था। लेकिन किसी भी देश ने इसमें हरी झंडी नहीं दिखाई है, क्योंकि जर्मनी और कई सारे देशों को पता है
कि इसके जरिए सीधे युद्ध को रूस के साथ घसीटना होगा, जो किसी भी देश के लिए संभव, मतलब किसी भी देश के लिए बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। क्यों? और वैसे भी अगर उसमें से नाटो में कोई एक देश भी नहीं चाहेगा तो बाकी के 32 देश हैं इस समय, 32 देशों में अगर कोई भी एक देश नहीं चाहेगा तो बाकी नाटो की सदस्यता नहीं मिल सकती है। तो ये है यूक्रेन की पूरी कहानी। तीसरा जो हमारा मुद्दा है या तीसरा हमारा समाचार है वो साइंटिफिकल है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने एक लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर जो है एक आकाश गंगा के किनारे एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। आइंस्टीन रिंग होती है किसी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो डार्क मैटर हो या ब्लैक होल हो या कोई एक गैलेक्सी हो या गैलेक्सियों का कोई समूह हो, उसके आसपास एक प्रकाश का एक रिंग दिखाई देता है। इस तरह से प्रकाश का रिंग दिखाई देता है तो उसे आइंस्टीन रिंग कहा जाता है, क्योंकि ये आइंस्टीन का जो सिद्धांत है कि प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता है, उसकी ये पुष्टि करता है। ठीक है, तो आइए जरा से इसको समझते हैं, चर्चा में क्यों है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 59 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा के चारों ओर प्रकाश की एक दुर्लभ रिंग की खोज की है, जिसे आइंस्टीन रिंग के रूप में जाना जाता है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो इस आइंस्टीन रिंग की खोज की गई है वो सितंबर 2023 में भी उसकी तस्वीरें ले ली गई थी, लेकिन 10 फरवरी 2025 को इसकी तस्वीरें जारी की गई है। इसमें एक चमकदार गेंद और उसके चारों ओर एक चमकदार बलेदार रिंग, जो अभी हमने तस्वीर में देखा था, वो दिखाई दे रही है। और यह वलय आकाशगंगा NGC 6505 के आसपास खोजा गया है और यह आकाशगंगा को 19वीं शताब्दी में खोजा गया था। अगर हम देखें आइंस्टीन रिंग के बारे में क्या होता है, तो आइंस्टीन रिंग डार्क मैटर, यानी जो ना ब्लैक होल टाइप की चीजें या जो चीजें जो मैटर दिखाई नहीं देती है, आकाशगंगा या आकाश गंगाओं के समूह के चारों ओर पाए जाने वाला प्रकाश की एक रिंग होती है। और ये जो दिखाई देती है उसके लिए एक परिघटना जिम्मेदार है, जिसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो होती है, उसी का ये उदाहरण है आइंस्टीन रिंग। यानी आइंस्टीन रिंग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना को प्रभावित जो है पुष्ट करती है। और ये जो आइंस्टीन रिंग है ये आकाशगंगा का जो खोजा गया है NGC 65, इसके गुरुत्वाकर्षण लेंस की भूमिका में है। ये जो आकाशगंगा है वो गुरुत्वाकर्षण लेंस की भूमिका में है। किससे? वो और दूर, ये तो 59 करोड़ और 59 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो 59 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जो ये आकाशगंगा है, इसी के किनारे एक रिंग बना हुआ है और ये आकाशगंगा एक ग्रेविटेशनल लेंस के रूप में काम कर रहा है। किसको देखने के लिए? एक 4.42 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से एक प्रकाश आ रहा है, जो इस लेंस के जरिए वो जो है उसके चारों तरफ वो देखने में और उसको देखने के बीच में ये काम दे रहा है, उसको उसके प्रकाश को देखने के लिए। इसको हम और इधर सोचेंगे लेंसिंग को, तो ये इसमें दिखाई देगा। देखिए ये रही, मान लिया चलो कोई बहुत दूर से गैलेक्सी है और यहां से हमारा टेलीस्कोप है। यहां से कोई आने वाली प्रकाश ऐसे सीधे आ रहा, बहुत दूर से संभवतः दिखाई न दे, लेकिन अगर बीच में कोई आकाश गंगा है, जैसे यहां पे कोई आकाश गंगा है, तो जो प्रकाश होगा ये इसके आसपास एक ऐसे मोड़ बना लेगा, इस तरह से आंख की तरह मोड़ बना लेगा और जो देखने में ये इस तरह से दिखाई देगा। ये आकाश गंगा होगी, इसके तरफ इस तरह के प्रकाश दिखाई देंगे जो लगेगा कि एक रिंग की तरफ है टेलीस्कोप से देखने में। और ये इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से, अगर ये ना हो तो वो प्रकाश आए ही नहीं इतने दूर, इसकी वजह से ये दिखाई देता है। इस लेंस, इस गैलेक्सी को देखने में इसके जस्ट पीछे गैलेक्सी होती है और इसके वजह से वो प्रकाश यहाँ पे ऐसे फैल कर आता है और उसके कारण हमें उस पीछे की गैलेक्सी को भी हमें देखने में मदद मिलती है। और ये गैलेक्सी जो यहाँ पे मुड़ती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो प्रकाश उस गैलेक्सी या डार्क मैटर की तरफ आकर्षित होते हैं, एक रिंग की तरह बनाते हैं, वो परिघटना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाता है, जिससे हम पीछे के किसी ऑब्जेक्ट को या बीच के किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। देखा जाए कि आइंस्टीन रिंग का नाम भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्या बताया था
सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया था और भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश ब्रह्मांड में वस्तुओं के चारों ओर मुड़ सकता है, यानी कोई भी पिंड हो तो उसके चारों ओर मुड़ सकता है। वही चीज ये प्रूव करती है, इसलिए इसका नाम आइंस्टीन रिंग दिखा गया है। आइंस्टीन रिंग नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है, इन्हें केवल यूक्लिड जैसे या अन्य अंतरिक्ष दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। पहली आइंस्टीन रिंग की खोज 1987 में की गई थी और अब तक से अभी कई खोजे जा चुके हैं। हालांकि इनके द्वारा 1% से भी कम आकाश गंगाओं में आइंस्टीन रिंग के मौजूद होने की बात पता चली है। अब यह है कि आइंस्टीन रिंग के अध्ययन से क्या पता चलता है। देखिए, आइंस्टीन रिंग क्या है, पीछे से कोई प्रकाश आ रहा है और एक अगर कोई आकाश गंगा है तो उसके चारों तरफ एक वलय जैसा बन जाता है जब हम दूरबीन से देखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वाली घटना प्रूफ होती है। दूसरे, अगर वहां पे आकाश गंगा है तो चलो मान लो वो प्रकाश इमिट कर रहा है, अगर कोई डार्क बॉडी या डार्क मैटर हो फिर तो वो क्या करेगी, वो प्रकाश तो इमिट नहीं करेगी, लेकिन जब आसपास के प्रकाश उस तरफ मुड़ेंगे तो जिस किसी भी अंधेरे या डार्क बॉडी की तरफ अगर कोई इसी तरह की आइंस्टीन रिंग बनती है तो ये पता चल जाता है कि वहां पे डार्क मैटर उपस्थित है। और डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स का वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 85% है। डार्क मैटर मतलब ब्लैक होल या ऐसी चीजें जो प्रकाश को इमिट नहीं करती हैं। तो ये आइंस्टीन रिंग जो है डार्क मैटर को ढूंढने में, दूसरे गैलेक्सी को भी ढूंढने में ये मददगार करती है कि इसके जरिए हम ब्रह्मांड के विस्तार का भी पता कर सकते हैं कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के बीच में कैसे वो आगे फैल रहा है, उनके अंतर की दूरी, उनके बाद की दूरी में। तो ऐसे में ये आइंस्टीन रिंग के बारे में सूचना होगी। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे जहां पे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।